मुर्तजा अली शाह ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है, कुछ अहम अपडेट है, उनसे पहले वो ले लेते हैं। जी मुर्तजा। जी, हमें इस बात की फर्दर हमारे सिक्योरिटी सोर्सेज तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त पुलिस के जो स्कॉटलैंड यार्ड के जो दस्ते हैं वो एमकेएम के दफ्तर भी पहुंच चुके हैं और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है वहां पर भी अब तलाश जारी है। अब जो एमकेएम के सेक्रेटेरिएट पर पुलिस पहुंच चुकी है, वहां पर जो सर्च ऑपरेशन का अमल जारी है। जो वहां पर मौजूद स्टाफ के लोग हैं उनको एक कमरे में उनको ले जाया गया है। उसके अलावा वहां पर जितना भी जो रिकॉर्ड मौजूद है, जो उसकी पुलिस ऑफिसर वहां पर उसकी तलाशी ले रहे हैं। हमें जो एमकेएम का जो हमें पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं उनका ये कहना है कि वो इंटरेस्टेड है ये बात देखने में कि क्या जो माजी में इनके पास जो मूवमेंट के जो बानी की मुख्तलिफ जो स्पीचेज है जिनकी लाइब्रेरी मौजूद है एमकेएम के सेक्रेटेरिएट में, उसमें वो खास तौर पर इंटरेस्टेड है। तो चूंकि जो अरेस्ट हो रही है वो अब हमें इस बात की तस्दीक हो रही है कि जो अरेस्ट इसी से रिलेटेड है, जो हेट स्पीच इंक्वायरी है उस नफरत अंगेज तकरीर के हवाले से। लिहाजा पुलिस का जो पूरा फोकस है वो अल्ताफ हुसैन की जो एमकेएम की जो बानी है उनकी जितनी भी जो स्पीचेज है और उसकी जो खास तौर पर जो काबिल एतराज स्पीचेज हैं उनको देखना और उनको गो थ्रू करना, और अब उन सारी जो चीजें हैं उनको फोरेंसिक जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने पेश किया जाएगा और उनको इंडिपेंडेंट एक एनालिसिस उनका लिया जाएगा। इस वक्त जो एमकेएम के जो बानी है उनके घर पर भी रेड जारी है और उसके साथ साथ जो मुत्तहिदा का जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है अजमेर में, वहां पर भी पुलिस पहुंची हुई है और वहां पर उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जी अच्छा मुर्तजा ये भी क्लियर कर दीजिएगा, ये जो सर्चिंग जारी है जैसा कि आप बता रहे हैं कि एमकेएम के बानी को तो गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा चुका है, ये सर्चिंग सिर्फ हेट स्पीच की कोई लाइब्रेरी के लिए जारी है या मुमकिन तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं उसके मुतालिक भी कोई रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इंक्वायरी है वो बंद हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, वो उसके हवाले से पुलिस बातचीत जरूर कर सकती है, लेकिन अगर तो आज की डेट में कुछ नई कैश मिलती है, इतनी अमाउंट मिलती है कि लट से 40-50 हजार या 1 लाख इस रीजन में अगर अमाउंट मिलती है तो उसके ऊपर पुलिस नई मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन खोल सकती है। लेकिन एज फार जो पुरानी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म हो चुकी है, उसको पुलिस कह चुकी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि उस केस को प्रोसिक्यूट किया जाए। तकरीबन जो £500,000 की अमाउंट थी वो पुलिस उसको क्लियर कर चुकी है और उसमें जो की रोल था वो सरफराज मर्चेंट का था, उनके पैसे थे वो पुलिस को उनको वापस दे चुकी है, वो पाकिस्तान जा चुके हैं। वो इस पूरे जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसके जो पिवटल कैरेक्टर वही थे, वो अब यहाँ पर नहीं है। पुराना मनी लॉन्ड्रिंग केस अब नहीं चल सकता, मुश्किल है। लेकिन अगर नई चीजें मिलती हैं जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता, इस वक्त जो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है, आज सुबह जो रेड हुआ तकरीबन 4 घंटे से पहले गिरफ्तारी हुई थी पुलिस अब तक वहाँ पर मौजूद है। अगर नए वहाँ से कुछ अच्छा, बानी एमकेएम के अलावा किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है मुर्तजा? जी, इस बार अभी तक जो हमें तस्दीक हो रही है वो सिर्फ एमकेएम के जो बानी है उनकी गिरफ्तारी का है। जो बाकी उनके कलीग्स हैं जो एमकेएम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं उनको इस वक्त दफ्तर से एक्सक्लूड किया गया है और जो दफ्तर है एमकेएम का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट वहां पर इस वक्त तलाशी जारी है और पुलिस ने यूं लग रहा है कि तकरीबन अगले चंद घंटों में वो वहां से कुछ रिकॉर्ड द्वारा पुलिस जो उनके जो एमकेएम के बानी है वो सीज करेंगे। ये रूटीन प्रोसीजर है जो हो रहा है, लेकिन ये तस्दीक हो रही है कि एमकेएम के जो बानी है वो इस वक्त एक सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में मौजूद है और थोड़ी देर के बाद उनसे जो पुलिस है बाकायदा उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी करेगी। जी अच्छा, मुर्तजा हमारे साथ ही रहे। इसी दौरान सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हामिद मीर साहब, आप कहिएगा, एमकेएम के बानी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है, कितनी बड़ी और कितनी अहम खबर है ये जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, ये केस है जब उन्होंने एक तकरीर के दौरान उन्होंने कराची में जलसे से खिताब किया था और एमकेएम के वर्कर्स को मीडिया के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया था। तो ये हेट स्पीच का इल्ज़ाम है उन पर। और आपको तो पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो एक तवील अरसा तक पाकिस्तानी मीडिया को लंदन से बैठकर टेलीफोन पर डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपना एक गैर एलानिया सेंसरशिप भी लगाया हुआ था, रियासती ताकत को भी वो इस्तेमाल करते थे। और आप ये देखें कि जब वो परवेज मुशर्रफ के इत्तेहादी थे तो दिल्ली में जाके उन्होंने
क़याम पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर कर दी थी और पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये एक मेरा ख्याल है कि काफी अरसे के बाद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में कार्रवाई हुई है और ये एक रवायत जो है वो नई सेट होगी कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद पर लोगों को उकसाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई जो अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। आप देखें कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, जब मुशर्रफ साहब के दौर में 12 मई 2007 को जो हुआ था कराची में जो कत्लेआम हुआ था, उसका भी इल्जाम सिर्फ उन पर नहीं और भी लोगों पर आया था और अभी तक जो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अभी तक अपने फैसलों में 12 मई 2007 का जो सानिया है उसका जिक्र करती हैं और उसमें भी अल्ताफ हुसैन साहब का काफी हाथ था। तो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनको भी इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर इंग्लैंड की एक अदालत जो है वहां पे उनके खिलाफ हेट स्पीच में कार्रवाई हो गई है। जी अमीर साहब, ये केसेस जो है पाकिस्तान में भी बनाए गए थे, जो लोग तकारीर सुन रहे थे, फारूक सत्तार हैं, उनके साथ जो दीगर रहनुमा थे, उनके खिलाफ भी हेट स्पीच के केसेस बनाए गए थे, लेकिन वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब भी मौजूद है। मजहर साहब, आपने तो कवर किया MQM को एक अरसे तक। हमने देखा कि इमरान फारूक कत्ल केस था, उसकी तहकीकात शुरू होती है, पैसे मिलते हैं अल्ताफ हुसैन के घर से, उनके दफ्तर से, फिर वहां से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू होता है। उन केसेस पर कोई सजा नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब जो हेट स्पीच का मामला है जिसपे हमने देखा था कि गुज़िश्ता माह लंदन से पुलिस टीम भी आई थी यहाँ पे सिंध में, उन्होंने मुलाकात की FIA की टीम से जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही थी पहले इस केस को, और उसके बाद वहां जाकर भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कैसा देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को आप? देखिए, पहले तो मैं आपको एक फ्रेश इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी मेरी FIA के ज़राए से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमें ऑफिशियली तो अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया गया है, लेकिन ये जो अभी स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ आई थी पाकिस्तान, उसको ना सिर्फ ये कि हेट स्पीच के हवाले से बहुत सा मवाद दिया गया है, बल्कि कुछ फ्रेश एविडेंसेस दिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो उनको ये कभी यकीन है कि स्कॉटलैंड यार्ड वहाँ, अगरचे अभी मुर्तज़ा कह रहे थे कि वहाँ क्लोज कर दिया है, लेकिन FIA ज़राए यहाँ ये कह रहे हैं कि ये फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और उनकी जो भी शवाहिद थे उनके पास जो इससे पहले नहीं दिए गए थे स्कॉटलैंड यार्ड को, वो भी दिए गए हैं। दूसरी जो अहम बात यह है कि इससे MQM पाकिस्तान के कुछ रहनुमा भी मुश्किल में आ सकते हैं, जिस तरह अभी आप खुद भी कह रहे थे कि हेट स्पीच के हवाले से, लेकिन वो सूरत हाल 2016 में मुख्तलिफ थी और उसके बाद बहुत से उनके जो MQM के मुत्तहदा MQM थी, उसके बहुत से लोग जो थे उन पे वो केसेस आज भी चल रहे हैं, पेंडिंग है। तो अब ये जो गिरफ्तारी हुई है और फॉर्मल अरेस्ट हुआ है, अभी ये कहना तो कबल वक्त है कि वो पाकिस्तान लाए जाएंगे या नहीं लाए जाएंगे, लेकिन उस केस में अगर डेवलपमेंट होती हैं तो फिर यहाँ भी गिरफ्तारियों के इम्कानात मौजूद हैं। सही। सोहेल वड़ाई साहब, आप कैसा देखते हैं इस गिरफ्तारी के बाद सियासी असरात आपको नजर आ रहे हैं? अब क्योंकि MQM पाकिस्तान ने तो लातालुकी का ऐलान किया था, बानी MQM के हिमायती यहाँ हो सकते हैं, लेकिन बाकायदा कोई तंजीम यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या सियासी असरात इसके आप देख रहे हैं? डेफिनेटली जी, इसके सियासी असरात तो गिरफ्तारी से पहले ही कराची पर पड़ चुके हैं, क्योंकि बानी MQM जो हैं उनकी पार्टी पर ग्रिप ख़त्म हो चुकी, उनकी पार्टी कई गिरोहों में तकसीम हो चुकी, और ये जिन इल्ज़ामात में भी वो पकड़े गए हैं, मेरा ख़्याल है कि बहुत अवामी परसेप्शन भी ये है कि उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात किसी हद तक सही हैं। पहले बरतानिया और उन्हें एक तरह से प्रोटेक्शन मुहैया करता रहा और एक तरह से जितने भी उनके ख़िलाफ़ केसेस हुए उनको मार्जिन देता रहा। अब बहुत अरसे के बाद उन्होंने ये उनकी गिरफ़्तारी की है, और इसका क्रेडिट जहाँ पाकिस्तानी एजेंसियों को, इमरान ख़ान को, हमारी सियासतदानों को भी है। और अगर स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग पर सिर्फ तफ्तीश की तो शायद हमारी एजेंसियों और दूसरों की सेटिस्फेक्शन ना हो। सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि इमरान फ़ारूक के कत्ल की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तफ्तीश हो, क्योंकि वो एक ऐसा मुहिमा है जिस पे अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद भी रोए थे और दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी उन पर लगा। तो अगर वो मुहिमा स्कॉटलैंड यार्ड हल करे तो डेफिनेटली उससे बहुत से लोगों का वो मुहिमा हल हो जाएगा कि ये आखिर इमरान फ़ारूक साहब को किसने, जो कि ख़ुद MQM के बहुत बड़े पिलर थे, उनको किसने मारा। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कराची, हैदराबाद
और सिंध के शहरी इलाकों में जो वायलेंस रही, उसके हवाले से हमारे पाकिस्तानी अदारों ने बड़ा बेहतर काम किया और आलमोस्ट वो सिफर तक ले आए हैं। लेकिन ये वायलेंस क्यों हुई, इसके पीछे कौन था, बानी MQM का कितना रोल था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगरचे ये बिल्कुल हामिद मीर साहब ने सही कहा कि उस वक़्त की हुकूमतें भी इससे सरफ़ नज़र करती रहीं, जनरल मुशर्रफ भी सरफ़ नज़र करते रहे और ये खेल खेला जाता रहा। लेकिन कल किला को जब तक ये माजी के किस्सों की तफ्तीश नहीं होती, वो लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचते, आप बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्तकबिल में भी फिर ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में उनसे सवालात पूछ के उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो इमरान फारूक वाला मामला है वो भी ज़ेर बहस आएगा या ज़ेर तफ्तीश होगा। हामिद मीर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि 12 मई 2007 में कत्ले आम हुआ कराची की सड़कों पे, कोई उसमें ना गिरफ्तारियां हुई, केस बस चलता ही रहा बराए नाम, कोई मंतकी अंजाम तक हमने नहीं देखा कि वो केस पहुंचा है। और इसी तरीके से ये जो हेट स्पीच वाला मामला है, जो नफरत अंगेज तकारीर है, हम तो मेरे ख्याल से आदी हो गए थे, यहाँ पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे हमें नशर करना पड़ती थी उनकी तकारीर। उस वक्त उनकी पार्टी के जो रहनुमा थे पाकिस्तान में, वो भी आके डिफेंड करते थे। मुझे याद है जब लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि अब उनकी तस्वीर भी नशर नहीं हो सकती, तो उस वक्त भी उनका पार्टी दिफा करती थी। लेकिन उसके बाद ये जो 22 अगस्त 2016 की स्पीच है, इसके बाद तो पैमरा ने बैन लगा दिया, उनकी स्पीचेस बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर बैन हो गई थी। लेकिन हमने बहुत देर की, हमारी हुकूमतें जो है वो ऐसा लगता है कि कभी मसलियत से काम लेती आई, कभी मफाद परस्ती वहां पे सामने आई, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया गया था बाकायदा। आवाज आ रही है मीर साहब आपको? शायद हामिद मीर साहब हमारे साथ नहीं है। हामिद मीर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। इस वक्त PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, यकीनन आप तक भी एक बड़ी और अहम खबर आ गई होगी कि MQM के बानी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी क्या इस पर रद्द-ए-अमल है? मुस्तफ़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही? मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी उनका रिएक्शन जानेंगे। ये ताज़ा और अहम खबर हम अपने नाजरीन से जैसा कि मुसलसल अपडेट कर रहे हैं इसके बारे में। MQM के बानी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने आज सुबह सवेरे बानी MQM को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनका रिएक्शन जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बड़ी खबर आई है कि MQM के बानी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुस्तफ़ा कमाल साहब से उनका रिएक्शन जानेंगे इस खबर पर। मज़हर अब्बास साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप मुसलसल काफ़ी अरसे से MQM को एज अ तंजीम इसके जुड़ी स्टोरीज़ को कवर करते आ रहे हैं। हम जैसा कि शहजाद भी मेंशन कर रहे थे कि हेट स्पीच का जब मामला था तो उस दौरान और उसके बाद भी उस दिन को उन मामलात को काफ़ी जो क़यादत थी यहाँ पर भी डिफेंड करती आई थी। अब जब MQM के बानी के ख़िलाफ़ एक्शन होगा तो क्या इम्कानात है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कुछ शख्सियात के ऊपर हाथ डालने के इम्कानात है? जी बिल्कुल है। और इससे पहले जो हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, देखिए 12 मई 2007 का जो वाकया था उसमें ज़्यादा पेशरफ्त इसलिए नहीं हुई कि उसमें सिर्फ MQM ही मुलव्विस नहीं थी। उसमें फिर अगर आप वो इन्वेस्टिगेशन होती और वो सही मानों में इन्वेस्टिगेशन होती तो फिर उसमें जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी भी हो सकती थी। लेकिन जाहिर है उस वक्त जनरल मुशर्रफ बरतर इख्तिदार थे और उसके बाद भी जो सूरत हाल बनी उसमें जनरल मुशर्रफ के हवाले से कभी भी 12 मई की इंक्वायरी उनके खिलाफ नहीं की गई, क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें और उन्होंने उनके जो बाद में उनकी तकरीर थी उससे भी उसकी निशानदेही होती थी। तो वो इन्वेस्टिगेशन कन्फाइंड रही MQM की यहाँ जो मुबैना मिलिटेंसी थी और उनके जो लोग इन्वॉल्व थे उनके हवाले से। वो केस आज भी चल रहा है कोर्ट के अंदर। बाकी जो तकारीर के हवाले से गालिबन ये जनवरी 2015 से लेके 22 अगस्त 2016 तक की तकारीर का रिकॉर्ड है जो दिया गया है। और उस दौरान बहुत सी ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई कि जिसमें खुद यहाँ MQM के रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन साहब को जाके ये समझाने की कोशिश की कि इन तकारीर से उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और पाकिस्तान में भी MQM के लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की गई थी
और उसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम आई, और जो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई उसका भी ताल्लुक उसी चीज़, उन्हीं तकारीर से था उसमें। और उस वक्त के जो गवर्नर थे डॉक्टर इशरतुल इबाद, वो भी, और ख़ुद अभी मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त MQM के, उससे पहले MQM का हिस्सा ही थे, ये सारे लोग गए थे लंदन, और इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को कहा था कि उनकी ये तकारीर जो है ना सिर्फ ये कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बल्कि MQM के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल खड़ी कर सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये वो चीज़ें नहीं रुकी, और जिसका नतीजा जो है जाहिर है फिर 22 अगस्त के बाद जो सूरत हाल बनी वो हमारे सामने है। तो ये इसका एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल केस इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि इसमें 2 मुख्तलिफ मुकदमा चलाए गए। एक पाकिस्तान के अंदर अलग मुकदमा चल पड़ा और अलग मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ, उसमें लोग जो गिरफ्तार हुए उन पे मुकदमा यहाँ चल रहा है, और लंदन में अलग मुकदमा चल रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसकी वजह से डॉक्टर इमरान फारूक का केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन लंदन में पहले भी वहाँ की जो सोर्सेज थी वो यही कह रही थी कि जो हेट स्पीच है इसको बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है। 2 चीज़ों पे वो बड़ी बहुत संजीदा थे इंक्वायरी में, एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इल्जामात थे, और एक सही हेट स्पीच के हवाले से। आपकी तरफ आते हैं मजहरबाज साहब। इस वक्त हमारे साथ PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसा देखते हैं इस बड़ी डेवलपमेंट को? आज अल्ताफ हुसैन को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया है। देखें, ये तो मुहाजिर कौम के लिए बड़ी एक 30 साल ये दौर जो है ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट दौर है, क्योंकि मुहाजिरों के लीडर वो सो कॉल्ड थे और सारा फैसला था। लेकिन आज जो भी कंडीशन है उनकी और उनकी पार्टी की, एक बात इससे पहले भी वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इससे पहले जब गिरफ्तार हुए हैं तो उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी थी उनकी। और यहाँ से फरूक नसीम साहब जाते थे, 9-0 खुला होता था, MP MNA थे, गवर्नर बैठे हुए थे, सेनेटर्स थे, फिर यहाँ से लॉयर्स की टीम जाती थी जिसको फरूक नसीम साहब हेड करते थे। फिर वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में अनवर साहब मौजूद थे, तारिक मीर साहब मौजूद थे, नदीम नुसरत मौजूद थे, वासे जलील मौजूद थे। जो भी नाम मैं ले रहा हूँ, ये नाम अभी नहीं है वहाँ पे। कोई लंदन के, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन बैठकर किसी के इख्तलाफात हो गए, यहाँ से पूरी पार्टी उनकी खत्म हो गई। तो आज अल्ताफ हुसैन साहब की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वो अपने ही 4, 5, 6, 10 लोगों को लेकर खिताबात और चीजें करते रहते हैं। और ये डेफिनेटली ये उस वक्त हुआ कि 2016 में यही सब कुछ देखकर हमने आवाज ये उठाई कि उनकी हर बात का मेरी कौम को, मेरी कम्युनिटी को जवाब देना पड़ता था, मुहाजिरों को जवाब देना पड़ता था। वो एक तकरीर करते थे, यहाँ पर पूरी मुहाजिर कौम शर्मिंदा घूम रही होती थी, और इसलिए घूम रही होती थी कि उनके खिलाफ, उनकी बातों के ऊपर कोई आवाज उठाने वाला, खिलाफ विदिन कोई खिलाफ बोलने वाला नहीं होता था। इसलिए उनकी बात को कौम की बात समझी जाती थी। वो रात को तकरीर करते थे, सुबह मुहाजिर लड़के गिरफ्तार होते थे, लापता होते थे, जेलों में चले जाते थे। इसलिए हमने ये वाला काम किया था, ये मुश्किल रास्ता अख्तियार किया कि अपनी सेनेटरशिप छोड़कर चले गए, अपनी जी मुस्तफा कमाल साहब, वैसे ये टाइमिंग पाकिस्तान को सूट भी करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है पहली मर्तबा नफरत अंगेज तकरीर की थी, माजी में भी करते आए थे। और अगर उस वक्त MQM ताकतवर होती या बानी MQM ताकतवर होते तो शायद अब तक, जब न्यूज़ फ्लैश हुई कि गिरफ्तार हो गए अल्ताफ हुसैन, तो पूरा कराची बंद हो चुका होता, कहीं जलाओ घेराव हो रहा होता, ये हालात होते। लेकिन क्योंकि अब पार्टी लातालुकी का इजहार कर चुकी है, आप लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है, बानी MQM कमजोर है, तो ये हालात हम नहीं देख रहे। लेकिन फिर भी एक तबका है वो ये कहता है कि 2018 के इंतखाबात में अगर लोग नहीं निकले वोट देने के लिए, इवन अगर PTI 14 सीटें जीती है तो बड़े कम वोट लेके जीती है, तो वो खामोश तबका आज भी हिमायती है बानी MQM का। आप समझते हैं ये हकीकत है क्या? देखिए, 2.5 करोड़ नहीं, मैं समझता हूँ कि वोट तो जो है देने के लिए तो लोग निकले हैं, और ऐसा नहीं कि वोट कैसे कहाँ के तरफ गया है क्या, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन उनकी तमाम अपीलें जो है वो उस पर किसी ने नहीं कान धरा। जहाँ तक 2.5 करोड़ की आबादी में चंद हजार लोग, आप 2, 4, 5 हजार लोग तो हमेशा किसी न किसी माइंडसेट को मानने वाले रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कराची हैदराबाद में एक आदमी भी अब ऐसा नहीं है कि जो उनकी बात को नहीं सुनने वाला या मानने वाला। इतनी बड़ी आबादियां हैं, इतने करोड़ों लोग रहते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन
देखिए पहले की मॉडस ऑपरेंडाई ये थी कि सिर्फ बात नहीं कही जाती थी, अपील नहीं की जाती थी, उसके साथ मसल इस्तेमाल होता था। अगर हड़ताल का कहना है, अगर हड़ताल करवानी, बॉयकॉट करवाना है तो सिर्फ बॉयकॉट का ऐलान होकर नहीं रह जाता था, बॉयकॉट के लिए फिर चीजें की जाती थी। और वो अल्लाह का शुक्र है कि आज वो करने वाला नहीं है, इसलिए जो लोग थे वो कन्वर्ट हुए हैं, सारे लोग नौजवान ये काम करना नहीं चाहते। देखिए अल्ताफ हुसैन साहब का एक फियर फैक्टर है ना था कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब का खौफ है। वो खौफ कैसे क्रिएट होता था? वो खौफ इसीलिए क्रिएट होता था कि वो वहां से टेलीफोन को हिदायत देते थे, यहाँ पर कोई टेलीफोन सुनने वाला उसको एग्जीक्यूट करता था। वो जो लड़का, वो जो नौजवान जो कि उनकी बातों को एग्जीक्यूट करने वाला था, उसको आकर हमने आवाज दी 3 साल पहले कि ये रास्ता ठीक रास्ता नहीं है और हमारे साथ धोखा हो गया। वो लोग कन्वर्ट हो गए, लोग अब इनकी बात पर लोगों को मारने मरने के लिए तैयार नहीं है। अब तक देखिए इन्होंने हमारे 7 साथी शहीद किए हैं। जब से हम लोग आए हमारे 7 साथियों को, और वो छोटे छोटे ग्रुप बनाए, और वो बिल्कुल बच्चे हैं जो लोग जिन्होंने ये काम किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने चीजें छोड़ दी, उन्होंने की है सारी चीजें, लेकिन अब वो कैपेसिटी वो नहीं रही जो वो पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। और वो बंदूक की जोर से हल नहीं हुआ है कि लोग मसला ये भी परसेप्शन है कि भाई ऑपरेशन के जरिए ये सब कुछ अमन आया, कि ऑपरेशन तो 30 सालों से हो रहा है कराची में। और इसका मेरे ख्याल से क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है। 2013 के जो इंतखाबात थे वहां से मामला शुरू होता है, जब परफॉर्मेंस पे वो अपनी पार्टी पे भरम हुए। हमने देखा कि वर्कर्स ने, जो राब्ता कमेटी के लोग थे, हाथापाई की उनके साथ। फिर हमने वो दौर देखा कि सितंबर 2013 में एक ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें घेरा तंग किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो कि अमन खराब कर रहे थे कराची का। 2015 में MQM 90 पे रेंजर्स का छापा, वहां से MQM और कमजोर होती है। फिर आप लोग आए, आप लोगों ने आवाज उठाई, और फिर ये 22 अगस्त का मामला। इसमें बहुत सारे फरीक हैं जिन्होंने इस पावर को, जो एक थी अल्ताफ हुसैन की, बानी MQM की कराची में, उनको कम किया। और आज हालात यहां पर है कि खबर अगर आई है तो सुकून है, शहर में अमन है, कोई ऐसा नहीं है कि हंगामा आराई हो गई या शहर बंद हो गया। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कैसा देखते हैं इसको आप सोहेल वड़ाइच साहब? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि MQM, बानी MQM की जो पॉलिटिकल माइलेज था वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका। उनकी पार्टी बिखर चुकी, उनके कोई अगर वफादार हैं भी तो वो छुपे और दबके हुए बैठे हैं, और जो भी कोई सर निकालता है वो पकड़ा जाता है। और मेरा ख्याल है कि उनका जो बयानिया था वो भी अवामी तौर पर नाकाम हो चुका है। और यही वजह है कि आज ना कराची के अंदर रद्द अमल है, लेकिन बहरहाल उनके अंदर एक पोटेंशियल थ्रेट तो मौजूद था कि वो कभी भी दोबारा कराची के अंदर जो है वो सिचुएशन ख़राब कर सकते हैं। लेकिन आज की गिरफ़्तारी और फिर हेटफुल स्पीच पर उनकी गिरफ़्तारी जो है ये बड़ी मानी खेज़ है। और बिल्कुल अभी हामिद मीर साहब भी कह रहे थे कि हेटफुल स्पीचेस तो उनकी बहुत हैं, और अगर एक हेटफुल स्पीच पर वो गिरफ़्तार हुए हैं तो एक लामुतनाही सिलसिला है उनकी हेटफुल स्पीचेस का। फिर जो वायलेंस के ऊपर अगर उनकी जवाब तलबी हुई तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, 12 मई इंक्लूडेड, कि जिसमें उनकी तकारीर और उनके जो अल्फाज हैं वो उसके पस मंज़र में थे। और उस वक़्त चूँकि अवामी क़ुव्वत उनके साथ थी, कराची के लोग उनके साथ थे, और किसी न किसी तरह वो जो पावर सेटअप था उसका हिस्सा थे, तो उनकी बहुत सी गलतियां माफ़ हो जाती थी, उनसे सरफ़ नज़र किया जाता था। और शायद उस वक़्त मसलियत ये होती थी कि किसी तरह कराची को पुरअमन रखा जाए। अगर अल्ताफ़ भाई नाराज़ होते हैं तो कराची के अंदर वायलेंस होगा, कराची ख़राब होगा। तो इसलिए इस मसलियत ने बहुत अरसा तक अल्ताफ़ भाई को जो है वो सियासी फ़ायदा दिया। लेकिन बिल आखिर फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब उनके साथी, उनके इत्तेहादी भी उनसे मायूस होते गए, और जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मुक़्तदरा थी, हुकूमत में जो शामिल लोग थे, उनको भी एहसास हुआ कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कराची और ख़राब होता जाएगा, सिंध का मामला और ख़राब होता जाएगा। और बिल आखिर आपने देखा कि उनकी सियासी क़ुव्वत जो है उसको तो पहले ही ख़त्म किया जा चुका था इलेक्शन के बाद। अब जो उनकी रही सही इखलाकी क़ुव्वत थी कि देखें, अगर मैंने कोई जुर्म किया होता तो मैं बरतानिया भी मुझे पकड़ लेता, अगर मैंने कोई ऐसी स्पीच की होती या मैं इमरान फ़ारूक के कत्ल में मुलव्वस होता तो मुझे बरतानिया क्यों नहीं पकड़ता। तो आज उनकी गिरफ़्तारी अगर
हेटफुल स्पीच पे हुई है और कल उनके बाकी भी इल्जामात उन पे लग जाते हैं, तो फिर वो ये नहीं कह सकेंगे कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए उनको बदनाम। ये तो हमें पता है कि मगरबी दुनिया में खास तौर पे, हमारे यहाँ भी अब नफरत अंगेज तकारीर पर कानून है, कवानीन है, लेकिन मगरबी दुनिया में इस क्राइम को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन ये कानून एक्चुअली है क्या और किस तरीके से सजा कितनी हो सकती है, कैसे इसमें अमल दरामद होता है? हमारे साथ बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं। जरा बताइएगा राशिद असलम साहब, क्या सजाएं क्या हो सकती हैं और अब ये कानूनी प्रोसेस क्या होगा इस केस में? मज़हर साहब, राशिद असलम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आप भी ऐसा ही देखते हैं कि मतलब इस वक्त जो हालात हैं शहर के, अमन बहाल हो चुका है, वो जो स्ट्रेंथ थी और स्ट्रीट पावर के जरिए जो परेशानी होती थी कराचीइट्स को, वो अब देखने में नहीं आ रही है और इसमें मुख्तलिफ पार्टीज का, हुकूमतों का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का किरदार है। देखिए, इसको एमक्यूएम को जिसे भी समझने की जरूरत है, एमक्यूएम को हमेशा दो तरीके से समझने की जरूरत है। एक ये कि एक उनके जो सियासी मामलात हैं और दूसरे जो उनके तशद्दुद का पहलू है। जो उनकी जाहिर है उन्होंने इलाके कंट्रोल, वैसे तो दोनों ही जुड़े हुए थे सर एक अरसे तक। नहीं जुड़े हुए नहीं, आप इसको फिर दूसरे अंदाज में देखना पड़ेगा। जिस वजह से एमक्यूएम मारे वजूद में आई उसके अपने मसाइल हैं और मेरी जो दो साबिक डीजी रेंजर्स हैं उनसे जब ये बात हुई थी तो वो भी इस चीज का उनका भी अपना तज्जिया ये था कि एमक्यूएम की जो फॉर्मेशन है उसके बहुत से सियासी मज़मरात हैं और वो सियासी मज़मरात शायद आज भी मौजूद हैं। लेकिन एमक्यूएम का जो इलाके कंट्रोल की पॉलिटिक्स आई कि इलाकों को कंट्रोल किया जाए, तंजीमी कमेटी बनाना, इस तरह की चीजें करना, उससे एमक्यूएम को न सिर्फ ये कि नुकसान हुआ बल्कि एमक्यूएम के अंदर से जो पढ़ा लिखा तबका था वो पीछे हट गया और जो मुबैना तौर पे मुसल्ला लोग थे वो डोमिनेट कर गए और उसकी वजह से एमक्यूएम के अंदर हमने देखा कि 91 में एक स्प्लिट हुई, फिर 93 में अजीम अहमद तारिक अलग हुए, फिर हमने बाद में 16 अगस्त के बाद जो सूरत हाल हुई, बहुत से लोग एमक्यूएम से खामोशी से निकल गए, फिर 16 अगस्त के बाद की सूरत हाल हमने देखी। तो इस वक्त एमक्यूएम जो है जिसे हम मुत्तहिदा कहते थे वो अब एमक्यूएम अपने तौर पे नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन लोगों की सियासी मामलात की वजह से और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से वो अब भी एमक्यूएम के अंदर किसी ना किसी एमक्यूएम के नाम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ है ही इस चीज पर कि जी पीएसपी समझती है कि एमक्यूएम का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले समझते हैं कि एमक्यूएम के नाम के साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इलेक्शन में हमने देखा इलेक्शंस में एमक्यूएम पाकिस्तान को भी खातिर खा कामयाबी नहीं हुई और पीएसपी को बिल्कुल भी नहीं हुई। तो एक तबका जरूर है एमक्यूएम का, एक बड़ा तबका महाजरों का जरूर है जिन्होंने अपने आप को सियासत से जो है वो डिफ्रेंचाइज कर दिया है, वो सियासत से पीछे हट गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद अब महाजर पॉलिटिक्स जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगी और इसलिए कोई वो नए ऑल्टरनेट की तलाश में है जो उन्होंने 2013 में किसी हद तक पीटीआई को दिया, 2018 में पीटीआई ने बड़ी तादाद में सीटें हासिल की, लेकिन अब फिर एक सवाल उनके नजदीक है कि पीटीआई भी वो डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन अगर वो तबका इंतजार कर रहा था कि शायद वापसी होगी बानी एमक्यूएम की, तो इस गिरफ्तारी के बाद शायद वो भी मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब जरा बताइएगा कि कानून क्या है बरतानिया में हेट स्पीच का, और अब अगर गिरफ्तारी हो गई है तो ये कानूनी प्रोसेस क्या होगा आगे? बैरिस्टर साहब को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। मुर्तज़ा अली शाह भी हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। पहले मुर्तज़ा, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अब तक क्या अपडेट्स हैं इससे मुतल्लिक? पुलिस हमें इस बात की तस्दीक कर रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी को आज जो जियो न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली जो खबर ब्रेक की थी, उसके बाद मुत्तहिदा के जो बानी हैं आपसे थोड़ी देर पहले उनको हमारे पीछे मौजूद जो पुलिस स्टेशन आपको नजर आ रहा है वहां पर उनको लाया गया है। मुत्तहिदा के बानी इससे पहले सुबह उनको एक सेंट्रल लंदन के एक पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया था, तकरीबन 2.5 घंटे तक वो स्टेशन पर रहे, लेकिन उसके बाद ये वो पुलिस स्टेशन जो आपको नजर आ रहा है, ये स्टेशन हम आपको लाइव अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स है। ये वो पुलिस स्टेशन है जहां पर मुत्तहिदा
के जो बानी हैं उनको लाहब से थोड़ी देर पहले उनको उतारा गया है। इस वक्त उनको अंदर ले जाया जा चुका है। ये वही वाला पुलिस स्टेशन है जिसमें सरफराज मर्चेंट को भी गिरफ्तार करके लाया गया था। मोहम्मद अनवर और जो दीगर लोग हैं उनकी जब अरेस्ट हुई थी वो भी इसी पुलिस स्टेशन पर आए थे। और इस पुलिस स्टेशन की रेलेवेंस ये भी है कि इस पुलिस स्टेशन पर अल्ताफ हुसैन को 2 मुख्तलिफ मौके पर यहाँ पर लाया गया था जो उनकी अरेस्ट हुई थी। इस वक्त मुत्तहिदा के बानी यहाँ पर मौजूद है। कोई अभी तक जो खबर चूंकि जो सबसे पहले हमें पता चली थी MQM जो हमारी खबर जो ब्रेक हुई थी उसके बाद जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दफ्तर है उस खबर के ब्रेक होने के बाद उस पर छापा पड़ा था। यही वजह है कि जो ऑपरेशन इतना इसको जो टॉप सीक्रेट इसको रखा था पुलिस जो यहाँ की पुलिस है उसने कि किसी भी MQM की लीडरशिप को पता नहीं है। हमें पुलिस जराब इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लीगल एडवाइजर हैं और जो इन मुख्तलिफ जो स्पीचेस हैं उनमें जो उनका जो वेट किया करते थे उनका नाम मूवमेंट की जो लीगल टीम है उसको वो लीड करते हैं बरतानिया में, वो वेट भी किया करते थे उनकी स्पीचेस। पुलिस जरा हमें ये भी बता रहे हैं कि वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि आदिल गफ्फार से भी उनकी बात हो। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस हवाले से है कि आदिल गफ्फार जो मुत्तहिदा के जो बानी हैं उनकी स्पीचेस को वो वेट किया करते थे। और जो मुत्तहिदा के जो दफ्तर में जिसकी अब पुलिस भी हमारी खबर की तस्दीक कर रही है कि मुत्तहिदा का जो दफ्तर है उस पर भी छापा मारा गया है। इस वक्त जब हम ये पेपर दे रहे मुत्तहिदा के लीडर जहां पर मौजूद हैं उनके दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। और आदिल गफ्फार ने आज सुबह दफ्तर आना था MQM के। आदिल गफ्फार हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त तक वो आज दफ्तर नहीं पहुंचे। उनको जो मुत्तहिदा के दफ्तर से जब आज रेड पड़ा उनको शायद ये इतला मिल गई थी और वो इस हवाले से वो दफ्तर भी नहीं है। और हमें पुलिस जरा ये कह रहे हैं कि वो अपने घर पर भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन के बाद जो इस वक्त दूसरा जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है पुलिस के लिए वो आदिल गफ्फार है। जी, दूसरा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आदिल गफ्फार है जो कि अभी तक मालूम नहीं है कहाँ पर है। अपडेट ये है लंदन से, जैसे कि मुर्तज़ा अली शाह हमें बता रहे हैं MQM के बानी गिरफ्तार हैं, इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और उनके MQM सेक्रेटेरिएट पर इस वक्त छापा मारा जा रहा है, वहाँ तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है एक बार फिर माहिर बरतानवी कवानीन बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने। राशिद असलम साहब, जैसे कि आपसे पहले भी पूछ रहे थे, क्या होता है एग्जैक्टली लंदन में UK में हेट कवानीन से मुतल्लिक कार्रवाई, और अब जब गिरफ्तार कर लिया गया है इसी इल्ज़ाम के ऊपर तो क्या मुमकिन कार्रवाई हो सकती है? क्या उनको वहीं पे रखा जाएगा या फिर पाकिस्तान लाए जाने के भी कोई इम्कान है? जी, पाकिस्तान लाए जाने के तो कोई इम्कान नहीं है। उसमें जब इनिशियली कोई अरेस्ट होता है, कोई भी शख्स होता है तो 24 आवर्स तक उसको अरेस्ट करके रखा जा सकता है। अगर पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस शख्स से करनी हो तो एक फर्दर परमिशन अप्लाई की जा सकती है जिसमें एक्सटेंशन पुलिस को 36 आवर्स की या 96 आवर्स की मिल जाती है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली 24 आवर्स के बाद इनकी बेल हो जाएगी। लेकिन अगर ये अरेस्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली इनकी पिछली हिस्ट्री भी है हेट स्पीच की। अब वहाँ पे जो कवानीन है हेट स्पीचेस के हवाले से वो बहुत सख्त हैं। इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस एक्ट जो वहाँ पे है 2005 या 2006 का रेशियल एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2006 है, उसके मुताबिक सजा 7 साल हो सकती है। दूसरे एक्ट के मुताबिक 2 साल हो सकती है। मतलब मजबूरी तौर पे इनको हेट स्पीच के नतीजे में 9 साल की सजा हो सकती है। बाकी ये जो अभी रिसेंट गिरफ्तारी हुई है वो 2016 की इनकी स्पीच है, उसके नतीजे में हुई है। उससे पहले 2013 की भी 2 स्पीचेस थी जिसके नतीजे में कराची में काफी सारा जो है बदअमनी की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन जब 2016 में ये रिसेंट स्पीच की गई तो उसके नतीजे में मेट पुलिस को 13,500 शिकायत गई। उसके बाद जो मेट पुलिस का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स का जो यूनिट था तश्कील दिया गया जिन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन की और अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी थी। अब ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में इतना मवाद था कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता हो। जैसा कि आज वो उनका घर भी चेक कर रहे हैं इस अरेस्ट के नतीजे में, तो हो सकता है कि कोई मजीद इस किस्म की तकारीर मिल जाए जिससे ऐसा मवाद मिल जाए जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस की तरफ या किसी और इस किस्म की कार्रवाई की तरफ इशारा देता हो। अगर इस किस्म की कोई मवाद मिल जाता है तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके लिए। आगे UK का लॉ ये है कि वो उस वक्त किसी शख्स को अरेस्ट करते हैं जब उनके पास कंक्रीट एविडेंस हो कि उस शख्स को आगे चार्ज किया जा सकता है या उसको सजा मिल सकती है। तो वहाँ पे पब्लिक जो फंड्स है उसके हवाले से हमेशा जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत मुख्तात रहती है। तो अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो मीन्स के पुलिस के पास, मेट पुलिस के पास बहुत सारी एविडेंस, अच्छी एविडेंस मौजूद है कि उनको चार्ज किया जा सके।
बाकी उनके पास एक बेल का राइट होगा, 24 आवर्स के बाद वो बेल अप्लाई कर सकते हैं। 24 आवर्स से पहले बेल अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। जैसा मैंने पहले बताया कि उसमें एक्सटेंशन 36 आवर्स की हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस 96 आवर्स की एक्सटेंशन ले सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन वहाँ पे जो प्रोसीजर है कि 24 घंटे के बाद नॉर्मली पुलिस जो है वो बेल दे देती है। अच्छा, तो राशिद साहब आप ये कह रहे हैं कि उनको मतलब गिरफ्तार ही नहीं रखा जाएगा, 24 घंटे के बाद अल्ताफ हुसैन जो है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम पीरियड है मेट पुलिस जो अपने पास रख सकती है अल्ताफ हुसैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए वो 96 आवर्स का है, इसके बाद छोड़ना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, वो 96 आवर्स का है, उसके बाद छोड़ना लाजमी हो जाता है अनटिल अनलेस के बहुत ऐसे कोई हीनियस क्राइम हो जिसके नतीजे में कोई शख्स फरार हो सकता हो। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि उनको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। बाकी अगर वो चार्ज होते हैं तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। चार्ज के हवाले से आगे कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट 3 से 4 माह ले सकता है उसकी हेयरिंग फिक्स करने के लिए। उसके नतीजे में अगर ट्रायल होता है तो जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ पे 2 कवानीन मौजूद है, तो उन दोनों कवानीन में जो है एक कानून जो है उसके नतीजे में 7 साल की सजा हो सकती है, जिसको रेशियल एंड रिलीजियस हेट्रेड एक्ट 2006 का नाम दिया गया है। दूसरा जो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस बिल 2005 है, जिसके नतीजे में 2 साल की सजा हो सकती है। तो अगर इन दोनों बिल को देखें, इन दोनों कवानीन को देखें, तो मजमूई तौर पर 9 साल की सजा दी जा सकती है। अब ये देखना जरूरी होता है इस किस्म के केसेस में कि जो पुलिस है उसके पास किस हद तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर 2016 से इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जिसमें हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर्स शामिल थे, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास इतना मवाद, इतनी एविडेंस होगी जिसके नतीजे में आज ये गिरफ्तारी अमल में आई है। और हम देखते हैं राशिद हसन साहब कि अक्सर अगर किसी पे शक होता है या कोई इतना कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता, तो अगर उस शख्स को बुलाया भी जाता है, कुछ देर के लिए अगर अरेस्ट किया जाता है तो क्वेश्चनिंग के लिए किया जाता है, उस दौरान ना उनका नाम रिवील किया जाता है, ना उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाती है, और फिर छोड़ भी दिया जाता है, और अरेस्ट उसी सूरत में होता है जब कोई हार्ड एविडेंस मौजूद हो। मुर्तजा अली शाह इस वक्त मौजूद हैं उस पुलिस स्टेशन के बाहर जहां पर इनको गिरफ्तार किया है बानी एमक्यूएम को। मुर्तजा जरा ये बताइएगा कि कितने एमक्यूएम के रहनुमा जो कि लंदन में उनके साथ थे जब एमक्यूएम तकसीम हो गई उस वक्त भी साथ रहे, उसमें से कुछ को तो हमने देखा है बाकायदा अलग हो गए हैं, जिसमें शायद वासिफ जलील साहब भी हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते रहते हैं कि इख्तलाफात उनके सामने आते रहते हैं। अब कितने लोग साथ रह गए थे बानी एमक्यूएम के, और क्या कोई वर्कर्स वगैरह बाहर निकले हैं उनके हक में नारे लगाने के लिए या इज़हार यकजहती के लिए? उसकी इत्तला सिर्फ हमें मिली थी जब रेड शुरू हो रहा था उस वक्त। मुतहदा की किसी भी जो यहाँ पर लंदन में मौजूद लीडरशिप है उनको नहीं पता था। एकदम जब पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने जितनी भी कम्युनिकेशन लाइन थी मुतहदा की, जो पाकिस्तान में वो एक्टिव लाइन थी, जो दीगर ममालिक में वो सारी सबसे पहले पुलिस ने कम्युनिकेशन लाइन सीज की, उसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। लिहाजा तकरीबन जो मुतहदा का जो ऑफिस है उनको उसी वक्त पता चला है रेड का, और मुतहदा के बानी के जो फैमिली और फ्रेंड्स है उनको जब जियो न्यूज पर यह खबर सबसे पहले ब्रेक की, उसके बाद पुलिस जो एमक्यूएम की लीडरशिप जो वहां पर जो स्टाफ मौजूद था उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। पुलिस हमारी खबर की तस्दीक कर रही है कि उनको एक्सक्लूड किया गया, और वहां पर भी जो कमर्शियल एड्रेस है जो एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है वहां पर जो वहां पर कार्रवाई हो रही है। अब अगला प्रोसीजर ये है कि जो एमक्यूएम के लीगल एडवाइजर हैं आदिल गफार, वो ना उनके दफ्तर में मौजूद है ना वो अपने घर पर मौजूद है। पुलिस ने बाकायदा एमक्यूएम को ये भी तस्दीक हो रही है कि बता दिया है उनको कि उनको जो सेक्शन 44 है उसके तहत जो पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट है उसके तहत जो गिरफ्तारी अमल में आई है। इस वक्त जो मुतहदा के बानी इस पुलिस स्टेशन में मौजूद है, 24 आवर्स तक पुलिस उनको यहाँ पर रख सकती है। उसके बाद पुलिस को फर्दर अगर उनको रखना है, उनसे पूछगिछ करनी है, तो वो उनको मजीद उनको जो 36 आवर्स तक टाइम बढ़ाया जाएगा या 72 आवर्स तक। उसके बाद पुलिस को मुतहदा के जो बानी है उनको बेल पर छोड़ना पड़ेगा। ये जहाँ का कानून है, और मीनवाइल जो इंक्वायरीज है वो जारी रहेंगी। यूँ लग रहा है कि ये प्रोसीजर तकरीबन जो आज उनका इंटरव्यू के लिए उनको कहा जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि मुतहदा के जो बानी हैं वो अंडर ब्रिटिश लॉ ओब्लाइज नहीं है कि वो इंटरव्यू में कमेंट करें। जो लाइकली सिनारियो यही है कि वो नो कमेंट करेंगे, वो पुलिस को इंटरव्यू नहीं देंगे, और वो पुलिस से ये कहेंगे कि आपने अगर मुझे चार्ज करना है तो कर ले, मैं आज यहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। जो उनको लीगल एडवाइस इस सिलसिले में पहले से मिल चुका, हमारे सोर्सेज के मुताबिक
वो यही था कि जो पाकिस्तान ने जो, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ तो जिस वक्त जो सबसे पहले जो प्रोसीजर शुरू हुआ था, सबसे ज्यादा जो इंटेंस केस पे काम हुआ था वो तकरीबन 2.5 साल पहले यहाँ पर हुआ था। उस वक्त जो एक इंटरव्यू हुआ था अल्ताफ हुसैन का, जो अपने वकला ने उनको मशवरा दिया कि आपने किसी भी वक्त अगर आपको हेट स्पीच से रिलेटेड आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपने उस हवाले से नो कमेंट करना है। ये मशवरा उस वक्त सरफराज मर्चेंट को भी दिया गया था, क्योंकि वो उस वक्त उनके एसोसिएट कंसिडर होते थे और उनने ऑन रिकॉर्ड जियो न्यूज को इंटरव्यू में भी बताया था। आज जो वो यहाँ पर मौजूद है, मोस्ट लाइकली वो नो कमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो नो कमेंट करते हैं तो फिर पुलिस को उनको चार्ज करना पड़ेगा, अगर वो चार्ज हो जाते हैं तो फिर उनका ट्रायल शुरू होगा। ये सारे वो सिनारियों से जो हो सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर अभी सबसे पहले ये डिटरमिन होना है कि क्या जो मुतहिदा के बानी हैं वो आज इस पुलिस स्टेशन पर पुलिस के जो सवालात हैं क्या उनके वो जवाब देंगे या नहीं। इस सिलसिले में उनके पास ये भी राइट है कि जब पुलिस उनके पास जाती है तो वो उनको बताएगी कि आपके पास वकील का हक है, वो पहले अपने वकील से रब्ता करेंगे। मोस्ट लाइकली सिनारियो यही है कि वकील नो कमेंट के लिए कहता है। लेकिन ये मुनीर, ये बात बहुत जरूरी है कि ये अरेस्ट, आपको याद होगा कि पाकिस्तान बहुत अरसे से ये कंप्लेंट करता आ रहा है कि हेट स्पीच हुई है, बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो नफरत अंगेज कार्रवाइयों के हवाले से, लेकिन जो स्कॉटलैंड यार्ड ने इससे पहले एक्शन नहीं लिया था। और यही चीज जो थी, जो मुतहिदा के लीडर वो काफी जो एनकरेज फील करते थे कि एक्शन नहीं होगा, और उन्होंने मुख्तलिफ ऐसी स्पीचेस की जिसकी वजह से उनके अपने बहुत सारे रहनुमा है वो भी नाराज हुए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वही पुलिस स्टेशन है जिस पर आज से सिर्फ चंद साल पहले जो मौजूदा वफाकी वज़ीर फरोग नसीम वो अल्ताफ हुसैन को इसी पुलिस स्टेशन पर डिफेंड करने आए थे। लेकिन वो केस डिफरेंट था, लेकिन एट दैट टाइम आल्सो जो उस वक्त भी पुलिस पूछ रही थी, सवाल कर रही थी हेट स्पीच के हवाले से। ठीक है, मुर्तज़ा हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि कुछ अरसे पहले जब इस पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था तो आज के जो लॉ मिनिस्टर है फरूक नसीम, उस वक्त भी एमक्यूएम का हिस्सा थे, वो उनको डिफेंड करने वहां पे गए थे। लेकिन आज वो पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर है, हुकूमत की तरफ से ही इनिशिएटिव भी लिया गया पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से और इसमें मदद भी की गई। जाहिद कशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, जरा बताइएगा कि FIA का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि कुछ अरसे पहले स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान आई थी, उनकी मुलाकात भी हुई, सिंध में भी FIA से मुलाकात हुई। FIA की इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें क्या किरदार था उसका? देखिए, मैंने अभी कुछ ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन फेच की है कि ये इस वक्त जो डेवलपमेंट है इसके पीछे हकीकत क्या छुपी है। मैं आपको बुनियादी कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो हमने FIA ज़राए से दूसरे पाकिस्तानी ऑफिशियल से यहाँ से मालूम किया है। ये 2016 में 22 अगस्त को एक हेट स्पीच की गई थी अल्ताफ हुसैन की तरफ से, जिसका पाकिस्तान की हुकूमत ने रिकॉर्ड पेश किया था अगले ही हफ्ते हुकूमत बरतानिया को, तमाम तर एविडेंसेस के साथ कि किस तरीके से ये जो लीडरशिप थी उस वक्त MKM की, वो लंदन से ऑपरेट कर रही थी, किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। तो इसमें दिलचस्प समझ ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत में ये सारे जब इल्जाम सामने आए थे, एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 5 मेंबर पर मुश्तमिल एक कमेटी या JIC बनाई थी जो इसको इम्प्रूव कर रही थी। पहली दफा उसने 12 फरवरी 2018 को MKM के 11 जो सीनियर रहनुमा थे, जिसमें आपको कुछ नाम भी बता देता हूँ, जिस तरह डॉक्टर सगीर हैं या फिर बाबर गौरी थे, ख्वाजा सुहेल मंसूर थे या रिहान मंसूर थे, इनको समन भी किया था। इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं। तो ये वो सिनेरियो था जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम सारा इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये KKF का मसला है बेसिकली। KKF खिदमत खल्क फाउंडेशन जो कि मुबैयन तौर पर FIA का ये क्लेम है हुकूमत पाकिस्तान का ये मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल की गई है। 20 लाख ब्रिटिश पाउंड की बुनियादी रकम है जिसकी इन्वेस्टिगेशन और तमाम तर हक़ाइक़ हुकूमत पाकिस्तान ने उसको पेश किए हैं। और ये जो हिरासत में अब लिया गया है बानी MKM को, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने 16 सितंबर 2018 को, और इस वक्त के लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम जो हैं और जो होम सेक्रेटरी थे बरतानिया में साजिद जावेद, उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एक लेटेस्ट एग्रीमेंट किया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और हुकूमत पाकिस्तान को लोग वांटेड हैं UK में बैठे हुए हैं। 3 नाम बिलखसूस इस एग्रीमेंट में शामिल थे, जिस तरह
हसन नवाज, हुसैन नवाज की बात की गई थी, फिर इसाक डार की और अल्ताफ हुसैन का बिलखसूस इसमें नाम शामिल है। एग्रीमेंट किया गया था कि इनको रिपेट्रिएट करना है, हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब है और मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो रही है इनके खिलाफ। और साथ ही 16 सितंबर 2018 का ये एग्रीमेंट जो कि लंदन में हुआ था, उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट ने 17 अप्रैल 2019 को, यानी कि तकरीबन 1 महीना पहले या आप 3 हफ्ते पहले कह सकते हैं, कैबिनेट इमरान खान की सरबराही में उसने इस एग्रीमेंट को इंडोर्समेंट देती थी। यही एक वजह है कि पिछले ही महीने स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया था, जिससे ये डेवलपमेंट सामने आई है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के हवाले से। तो साथ ही उसमें मैं आपको शायद मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि अब तो जो हमें कंफर्मेशन आई है, मुर्तजा ने भी कंफर्म किया इस बात को कि इस वक्त जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो नफरत अंगेज तकारीर की वजह से आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस वहां पे बंद हो चुका है, लेकिन क्या अभी भी पाकिस्तान में इदारे होपफुल हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला था उसमें मजीद एविडेंस है इतना कि उस बेसिस पर भी कार्रवाई हो सकती है मजीद बानी एमक्यूएम के खिलाफ? जी शहजाद, आपने बिल्कुल सही कहा, ये यूके की उसमें जुरिस्डिक्शन में बंद हो चुका है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और FIA की जो JIT की टीम है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी हुई है। किसी हद तक ये थोड़ी सी डॉर्मेंट हुई थी किसी स्टेज पे आके, लेकिन गुज़श्ता 4 महीने में या 6 महीने के अरसे में बड़ी वाइब्रेंट इन्वेस्टिगेशन, बड़ी डेवलपमेंट हुई थी KKF की शक्ल में, जिसका मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के लेवल पर ताज़ा तरीन एविडेंसेस दिए गए थे, जिसके बुनियाद पे तो आप कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जिसका अप्रूवल कैबिनेट ने भी दिया है 17 अप्रैल 2019 को रिपैट्रिएशन का, और इस हवाले से फरूक नसीम साहब की भी मुलाकातें हुई थी बरतानिया में, तो ये मुमकिन है कि इस केस में अगर एविडेंस हो तो पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाए। मैं जरा इस पर राशिद असलम साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। राशिद असलम साहब, क्या ये मुमकिन आपको अभी नजर आता है कि पाकिस्तान में अभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन इदारे ये समझते हैं कि एविडेंस मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और अभी रिसेंटली कुछ मुआहदे भी हुए बरतानिया के साथ रिपैट्रिएशन के हवाले से, तो क्या ये मुमकिन है कि वहां से बुलवाया जाए अल्ताफ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में? देखिए वो काफ़ी मुश्किल होगा उसमें, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगी हैं, क्योंकि उनका एक सियासी जो इशू है उसकी वजह से इंटरपोल या रेड वारंट्स अगर वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ले भी लेती है तो वहाँ पे कोर्ट्स काफ़ी रिलक्टेंट है किसी भी शख्स को हवालगी के हवाले से पाकिस्तान हवाले करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कवानीन ये है कि अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो उसमें यहाँ की पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये साबित करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकली यहाँ पे विक्टिमाइज नहीं होंगे, उनको यहाँ पे फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा, उनके ट्रायल पे किसी भी तरह सियासी दबाव नहीं होगा या कोई भी सियासी इशूज में असरअंदाज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें वहाँ पे साबित करना बहुत मुश्किल होता है कोर्ट्स में। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे केस चल रहा है तो उस हवाले से पहले बात तो ये है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसके जरिए रेड वारंट निकलवाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको इंगेज करना पड़ता है, लेकिन वहाँ की जैसे मैंने पहले बताया कोर्ट्स बहुत सख्त होती हैं क्योंकि हमारे ममालिक का जो लीगल सिस्टम है इस पर वो बहुत ज्यादा इन्हिसार नहीं करते, क्योंकि यहाँ के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज हैं वो कई दफा केसेस पे असरअंदाज हो जाते हैं, जिसको लेके वहाँ की जो हुकूमत है या वहाँ की कोर्ट्स थोड़ी सी सीरियस होती हैं। और अगर इस किस्म की कार्रवाई पाकिस्तानी हुकूमत करती है तो अल्ताफ हुसैन साहब वहाँ की कोर्ट में ये इशू ले सकते हैं कि जी वहाँ पे मुझे फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जाएगा या मेरी जान को खतरा हो सकता है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हवालगी के हवाले से बहुत ज्यादा होपफुल सिचुएशन होगी। हाँ, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे दस्तावेजात हैं जो उस थ्रेश होल्ड पे पूरा उतरते हैं कि बरतानवी कवानीन में उनको साबित किया जा सके या बरतानवी कोर्ट्स उसको टेक इन कर सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे जो पुलिस है उसको प्रोवाइड करे। अगर इस किस्म की कोई एविडेंस बहुत स्ट्रांग होती है तो माजी में देखने में आया कि बहुत सारे मुल्कों के लोग वहाँ पे पकड़े गए और मनी लॉन्ड्रिंग के केस वहाँ पे भी साबित हुए हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को ये जो है इक़दामात जो है वो लेने की जरूरत है। बाकी जो थ्रेश होल्ड है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। पाकिस्तानी अगर केसेस देखें, कुछ केसेस में यहाँ से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गई जो वहाँ पे उस थ्रेश होल्ड पे पूरा नहीं उतरी, जिसकी वजह से बहुत सारे मुकदमात में पाकिस्तानी हुकूमत को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो हवालगी वाला मामला है उसके बारे में पूरी उम्मीद नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ जाहिद की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। जाहिद, अब से कुछ देर पहले मजहर अब्बास साहब ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम को अभी तक इस गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। आपके पास इससे मुतल्लिक क्या अपडेट है? जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी।
मज़हर अब्बास साहब, बिल्कुल मज़हर अब्बास साहब अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि शायद उनके ज़राए ने बताया है, अभी तक पाकिस्तानी हुक्काम को इससे मुताल्लिक, गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। आपके पास क्या अपडेट्स है? अलीना, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप रिपीट कर सकती हैं? बिल्कुल, जानना ये चाहूँगी, ये जो गिरफ्तारी हुई है बानी MQM की, इससे मुताल्लिक FIA पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया गया है क्या? पर देखिए, जब खबर हमने ब्रेक की थी उसके फौरन बाद जो आला हुकाम है FIA के, उनकी मालूमात के मुताबिक ही उन्होंने ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि उनको ऑफिशियल तौर पर लेटर की शक्ल में तो इन्फॉर्म नहीं किया गया है, लेकिन इंटीमेट कर दिया गया है कि उनको पाकिस्तान के मुहैया किए गए जो एविडेंस, लेटेस्ट एविडेंस दिए गए थे, उसकी बुनियाद पे उनको अपनी ही जुरिस्डिक्शन में पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने वहाँ पर अपनी हिरासत में लिया है। तो ये ताज़ा तरीन मालूमाती, और साथ ही मैं लीना ऐड करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने 16 फरवरी 2016 को MQM के जो रहनुमा थे उस वक्त उनको पासपोर्ट दे दिया गया था, और हुकूमती ज़राए का ये बताना है कि MQM लीडरशिप की तरफ से ये हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त 16 फरवरी 2016 को ये इंटीमेशन दी गई थी तहरीरी शक्ल में कि वो रज़ाकराना तौर पर जो MQM के रहनुमा हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। इसकी बुनियाद पे उनको पासपोर्ट दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो ये वो एक शवाहिद था, एक जुज़ थी जो इस वक्त लेटेस्ट एग्रीमेंट के तहत भी पेश की गई थी हुकूमत बरतानिया को पिछले। ठीक है जाहिद, इस मामले पे मजीद बात भी करेंगे। आज ही एक और अहम गिरफ्तारी भी हुई है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब, 2 रोज पहले आपके साथ हमने प्रोग्राम किया था और कहा था कि ये हफ्ता ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत के लिए मुश्किल बनाएंगे, लेकिन ऑपोजिशन के लिए भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि जरदारी साहब का केस है। कल उनकी जो बेल थी उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, वो हिरासत में ले लिए गए हैं। आज हमजा को बेल नहीं मिल सकी, वो भी अरेस्ट हो गए हैं। कैसा देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? देखें, तहरीक इंसाफ के आज अरूज का दिन है, और वो इसलिए कि वो जो एजेंडा उन्होंने सेट किया था कि हम अपने जिनको वो करप्ट समझते थे उनको जेलों में भेजेंगे, बंद करेंगे, NRO नहीं करेंगे। तो आज जरदारी साहब भी जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, हमजा साहब भी जेल में हैं, और तुर्रा ये है कि दूर बैठे अल्ताफ़ हुसैन भी जो है वो आज गिरफ़्तार हो गए। और कभी इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़ भी अलम उठाया था, अगरचे बाद में उनसे सुलह कर ली। लेकिन ये नुक्ता अरूज जहाँ उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी और सेटिस्फेक्शन का बायस होगा, वहीं आज से उनका नुक्ता ज़वाल की तरफ सफ़र जो है वो भी जारी हो जाएगा। क्योंकि अब अरूज तो आसान था कि उन्होंने जो सेट किया था अपने लिए कि मैं इनको सबको गिरफ़्तार कराऊंगा, इन सबको जेलों में भेजूंगा, वो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन इसके बाद उनका इम्तिहान है कारकर्दगी का, मईशत को बेहतर बनाने का, डिलीवर करने का। वो ज़्यादा बड़ा इम्तिहान है, ज़्यादा मुश्किल है। अगर तो वो इसमें कामयाब नहीं होते तो लाजमन आज के बजट के बाद उनका जवाल की तरफ सफर। सुहेल साहब, एक जानिब जहां आप ये कह रहे हैं वहां आज अदालत में देखा गया कि हमजा शहबाज ने दलाल देने से गुरेज किया, तो ये क्या था? देखिए, हमारे यहाँ ये रवैया मौजूद है पाकिस्तान में कि जब ये देखा जाता है कि भाई उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो लोग आम तौर पर लातल्लकी का फिर इजहार करते हैं, फिर सरेंडर कर देते हैं। ये हमने पहले भी देखा, मियां नवाज शरीफ ने भी अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं की थी जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उनको सज़ा हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जब ये देखा कि उनको वो सबूत फराहम नहीं किए जा रहे जिन पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो वो एज ए प्रोटेस्ट समझ लें कि उन्होंने दलाइल नहीं दिए। लेकिन मेरी राय में अरस्तु की तरह, सोक्रेटिस की तरह, सुकरात की तरह आपको अदालत का रवैया जो भी हो, आपको अदालत के सामने झुकना चाहिए और मी लॉर्ड कहना चाहिए और उसके हर फैसले को कबूल करना चाहिए। सही है। और सारी गहमा गहमी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगले साल का बजट भी पेश करना है और उस बजट पर से अब इतनी तवज्जो नहीं है उस पर जितनी शायद आम दिनों में होती है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। पहले ये खबर आई कि हमजा को बेल में तौसी नहीं मिली, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद ये खबर आई कि हेट स्पीच के केस में
एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्तजा हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है? जी मुनीब, एमक्यूएम के जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो मुतहिदा के बानी हैं वो उनको आज जब एमक्यूएम ने एक स्टेटमेंट जियो न्यूज को इशू की है, जो मुतहिदा एमक्यूएम लंदन चैप्टर है, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मुतहिदा के जो बानी है उनको अरेस्ट कर दिया गया है। एमक्यूएम के दफ्तर की तलाशी की भी तस्दीक हो गई है और इस बात की बाकायदा जो पुलिस, जो यहाँ पर मकामी पुलिस स्टेशन है, आप देख सकते हैं जो पुलिस स्टेशन है यहाँ का, जिसके हमने विजुअल दिखाए हैं, ये वो पुलिस स्टेशन है जिसमें जो मुतहिदा के बानी है उनको यहाँ पर रखा गया है। पुलिस की जो वैन हमारे पास खड़ी है, ये वही वैन है जिसमें अब मुतहिदा के बानी को वहाँ से आज अरेस्ट होने के बाद वो यहाँ पर उनको लाए थे। पुलिस के जो फ्रंट गेट है जहाँ पर पुलिस मौजूद है, उसके जो बैक एंट्रेंस है वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है। और इस बात की उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुतहिदा कौमी मूवमेंट की जो लंदन में लीडरशिप है वो अपना जो कानूनी जो लाए अमल है वो इख्तियार करेगी, लेकिन उससे पहले जो मुतहिदा की जो लीडरशिप है उसके लिए उनको अपने लीडर तक यहाँ पर एक्सेस चाहिए होगी। 24 घंटे तक पुलिस के पास इख्तियार है कि वो मुतहिदा के बानी को यहाँ पर रखें, उनको किसी भी किस्म की एक्सेस दिए बगैर वो उनको यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर तो जो पहले भी देखने में आया कि अगर वो मुतहिदा के बानी अगर कंप्लेंट करते हैं कि उनकी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है या उनकी तबीयत खराब है तो उनको डॉक्टर की फैसिलिटी भी दी जाएगी, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में होगा। सबसे बड़ी और बहुत अहम बात यह है कि ये एक ऐसा केस है कि जिसके ऊपर तकरीबन अब 10 साल गुजर चुके हैं कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान रैंगलिंग होती रही है। पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये शुरू हुई थी, उस वक्त भी कंप्लेंट्स आती रही, लेकिन उसको जो पॉलिटिकली उस वक्त जो रहमान मलिक जो वज़ीर दाखिला थे वो उसको परस्यू नहीं किया करते थे। उसके बाद वो उस वक्त पीपल्स पार्टी और एमकेएम की करीब कोऑर्डिनेशन थी, 8 स्पीचेस उस वक्त से शुरू हुई थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बैरियर उस वक्त वो रहे थे। उसके बाद जो मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो खास तौर पर 2013 के बाद से इस हवाले से पुलिस के साथ केस आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। सरफराज मर्चेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था तो सरफराज मर्चेंट को भी लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्होंने हमारे इंटरव्यूज में भी ये कहा था कि उन्होंने कुछ पैसे लेंड किए थे अल्ताफ हुसैन को, पाकिस्तान भी आए, यहाँ पे भी उन्होंने सबूत दिए। सरफराज मर्चेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका एक ताल्लुक भी रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें आपको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब तक जो इतलात हमारे सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन को नफरत अंगेज तकारीर करने पर गिरफ्तार किया गया है। कैसा देखते हैं आप इस पूरी डेवलपमेंट को? शुक्रिया शहजाद साहब, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है आज और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हुई है, जिसके पीछे मेरे ख्याल में हुकूमत पिछले 3 साल से केस रजिस्टर किया हुआ था उन्होंने, और इसका पूरा बैकग्राउंड है इस केस का कि अल्ताफ हुसैन की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसके जुमरे में कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ आई और उसने आके और सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, प्रॉपरली एग्जामिन किए विटनेसेस यहाँ पर। उसके बाद वो गई थरली और जाके उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहाँ की क्राउन प्रोसिक्यूशन को भेजी। उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद जब उन्होंने अपने कानूनी निकात देखे कि हाँ जी इसमें इनकी अरेस्ट बनती है, तो उसके बाद उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर और उन्होंने उनको अरेस्ट किया और नाउ इज अंडर अरेस्ट, और मेरे ख्याल में अब ये उनको चार्ज भी कर दिया जाएगा इस केस के अंदर। शहजाद, आप सुन पा रहे हैं सरफराज मर्चेंट? नहीं, मुझे सरफराज मर्चेंट साहब की आवाज बिल्कुल, उन्होंने अपनी बात खत्म कर ली है। अच्छा ठीक है सरफराज साहब, मैं मुकम्मल तौर पे तो आपको नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे जरा बताइएगा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है वो तो लंदन में अब केस बंद हो गया है। यहाँ पर अभी भी जो टीम आई थी, हमारे नुमाइंदे जाहिद कशकोरी हमें बता रहे हैं कि वो केस यहाँ पर बंद नहीं हुआ है पाकिस्तान में अभी भी ये समझते हैं कि इनके पास एविडेंस है जिस बुनियाद पर उनका ट्रायल हो सकता है, लेकिन एक अहम मसला ये होगा कि क्या उनको बरतानिया से पाकिस्तान लाया जा सकता है, इतना एविडेंस है या नहीं है। तो आपकी भी मुलाकातें हुई थी यहाँ पर, आपसे पूछगछ भी हुई थी, FIA में भी आप पेश हुए थे। आप क्या समझते हैं, इतना एविडेंस है पाकिस्तान अथॉरिटीज के पास, या आपने जो फराहम किया है कि उस बुनियाद पे पाकिस्तान लाया जा सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग केस का भी ट्रायल हो सकता है? देखिए जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस, पहले मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये
किसी सूरत भी इंग्लैंड में बंद नहीं हुआ। मेरे पास उसकी ऑफिशियल लेटर पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एट दिस मोमेंट वी डू नॉट हैव इनफ एविडेंस, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चार्ज दिस केस एट द मोमेंट। और उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से सबूत मांगे हुए हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, जो कि हमारी FIA ने काफी हद तक मुकम्मल कर लिए हैं, और वो भी कुछ चीजें शेयर हो चुकी है और कुछ चीजें शेयर होने जा रही हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन और ये केस पूरा दोबारा से लंदन में ही चलेगा। और जहां तक ये बात है कि उनको यहाँ लाने की, तो जी बिल्कुल, इमरान फारूक मर्डर केस में भी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस की एक वास्ट इन्वेस्टिगेशन वहां पर है, इसलिए वो केस वहां चलेगा। और जो यहाँ के लोग हैं जो उसमें मुलविस है, जिन पे यहाँ पर मेरी ही एक FIR के ऊपर ये पूरा सारा मामला चल रहा है, वो यहाँ चलेगा। और साइमल्टेनियसली ये दोनों केसेस चलेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी हद तक चीजें दे दी जा चुकी हैं, और हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो उधर अपॉइंटेड इस वक्त काउंसिल है बैरिस्टर टोबी कैडमैन, वो इस चीज को बाकायदा UK गवर्नमेंट के साथ जो है वो लाइजॉन कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम वो सारी चीजें उनको मुहैया कर रहे हैं। इस इंसाइटमेंट केस, इंसाइटमेंट टू वायलेंस केस में भी मैं आज आपको बताता चलूं कि ये सारी एफर्ट जब हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ब्रिटिश लॉयर को हायर किया, तो उसके बाद वो सारी चीजें वहां पर उसी के तवज्जुह से चलती रही। उसी के तवज्जुह से ये पूरी टीम जो है ये पाकिस्तान आई, इन्होंने आके यहाँ इन्वेस्टिगेशन की, विटनेसेस को एग्जामिन किया, और उसके बाद उन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद वहाँ जो हमारा ये UK का ब्रिटिश लॉयर था उसने CPS से और इन्वेस्टिगेशन SO15 से, जो इनकी काउंटर टेररिज्म कमांड था स्कॉटलैंड यार्ड से, सारी लाइजॉन की, और फाइनली आज वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने आज अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया इस केस के अंदर, और इंशाल्लाह मजीद गिरफ्तारियां भी इसके अंदर होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरफराज मर्चेंट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.